This call is now being recorded. सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे है और विषय से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि अ, हमारे लिए तो ये सब कुछ है। हमारा अपना बिजनेस जिसमें आप लोग किसी न किसी फॉर्म में जुड़ चुके हो। मे बी आप सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो या सिर्फ अपने कुछ दोस्तों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा रहे हो या इससे आगे थोड़े बिजनेस में आपने काम शुरू कर दिए हैं, मीटिंगें करना चालू कर दिया है, लोगों से मिलना चालू कर दिया है, या एक और लेवल है जब आप सब कुछ लगा के इस बिजनेस में आप लगे हुए हो। पर मैंने अक्सर देखा है कि कई बार जब हम नए लोगों से मिलने जाते हैं और उनको ये बिजनेस के बारे में बताते हैं तो कई बार वो इसे हल्के में लेते हैं। इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल का उनको आइडिया नहीं होता। इस बिजनेस में कितनी क्षमता है, ताकत है, उसका आइडिया नहीं होता और वो इसे बहुत हल्के में लेते हैं। वजह बहुत सारी हैं। बिना पैसे के शुरू होता है और हम आसानी से उसके साथ पेपर पेन पे उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि क्योंकि कोई बड़ा अवसर है तो वो इतना आसानी से कैसे मिल जाएगा कि डायरी पेन पे कोई सामान्य सा आदमी उसको दिखा रहा होता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता। तो कई ऐसी और बातें हैं। मे भी कई बार समझाने वाला भी वो सब बातें उसे नहीं समझा पाता जो जिससे उसके उसके उसकी आंखें खुल सकें। तो ये जो टॉपिक मैंने चुना है आज की ट्रेनिंग के लिए, इसके कई सारे मायने हैं। जरूरी हो जाता है ये टॉपिक उन लोगों के लिए जो अवसर की तलाश कर रहे हैं। मैं मानता हूं दो तरह के लोग हैं। अवसर को लेकर दो तरह का रिस्पॉन्स लोग करते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अवसर की तलाश कर रहे होते हैं। कुछ करना है जिंदगी में, अपने जिंदगी को थोड़ा बढ़िया बनाना है, बहुत सारे पैसे बनाने हैं, अच्छा लाइफस्टाइल देना है खुद को भी, अपनी फैमिली को भी, अपने से जुड़े लोगों को भी। तो ऐसे लोग जो ये करने के लिए, ये सपने पूरे करने के लिए हमेशा कोई ना कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे होते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो अवसर आता है उनके पास, लेकिन या तो उसे वो पहचान नहीं पाते या पहचानने के बाद भी कई बार उसे हजार वजहों से, हजार बहानों से मैं कहूंगा, तो वो उसे इग्नोर करते रहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं। जो अवसर आए, अपॉर्चुनिटी आए, तो एक तो जो उसको ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं, उसको मिल जाने पे उसको जम के उसको उसका दोहन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पे लेके जाते हैं। और एक वो जब अवसर आता है तो या तो उसे पहचान नहीं पाते, इग्नोर करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अंडर वैल्यू करते हैं। कईयों को के पास ये अवसर है, उनके पास ये खूबसूरत बिजनेस है ना, लेकिन वो इसकी वैल्यू नहीं आंक पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और नॉलेज के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है शायद कि वो इसकी वैल्यू को समझ पाए। और मैं आज कोशिश करूंगा कि जो हमारे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी की क्या उसकी जगह है, क्या उसकी ताकत है, वो आपको एक आइडिया आ सके। और आप में से बहुत सारे लोग जिनको ऑलरेडी आइडिया है, उनका आइडिया और क्लियर हो सके, उनका विजन और क्लियर हो सके इस बिजनेस इंडस्ट्री को लेके। कहते हैं ना, सही समय पे सही चीज में सही लोगों के साथ में काम करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस इंडस्ट्री की वैल्यू को समझना इस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है। मे बी अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या परिस्थितियां होंगी मैं नहीं जानता, पर आज के दिन में हमारे हाथ में कमाल का अपॉर्चुनिटी, एक बहुत जबरदस्त अवसर हमारे हाथ में है। तो शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग को अगली बड़ी चीज कह रहा हूं। मैंने जब सबको मैसेज भेजा, इनवाइट किया, तो मैंने ये मेंशन किया था कि ये अगली बड़ी चीज होने वाली है। मैं कोरोना के शुरुआत में और उससे पहले भी अक्सर मैं ये देखता रहता हूँ कि आने वाले वक्त में कौन सी चीजें बहुत बड़ी चीजें होंगी, बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं, जो आने वाली हैं। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश की तो मैं महसूस कर पाया कि ये वास्तव में अगली बड़ी चीज होने वाली है, जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करेगी, बहुत सारे लोगों को आर्थिक आजादी का ये रास्ता देती है और उनको ये मंजिल तक भी लेके जा रही है। और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा होगा और इसकी कई सारी वजह हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एक खास तरह का एनालिसिस होता है। ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में कहूं तो एक खास तरह का आकलन कह लीजिए कि कैसे आके कि हम जो कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसकी क्या ताकत है, वो
कहाँ से आया है, उसका वर्तमान क्या है और उसका फ्यूचर क्या है, और ओवरऑल जो हमारा फैसला है वो सही है भी कि नहीं है। तो इसे EIC एनालिसिस कहते हैं। ये शब्द शायद पहली बार आपने सुना होगा, एक दो बार मैंने पहले भी आप में से कईयों के साथ डिस्कस किया था। एक बड़ी लॉबी है जो इससे परिचित है, जो लोग एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको ये अक्सर पढ़ाया और सिखाया जाता है। सरल है ये, बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 चीजें आती हैं। E फॉर इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, और वो माहौल जो चल रहा है इन दिनों, है ना, उसको, उसमें क्या हो रहा है और वो किन चीजों के फेवर में है और किन के बिल्कुल अगेंस्ट में है। कौन से नए अवसर पैदा हो रहे हैं, पूरा देश, दुनिया, समाज, है ना, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ई फॉर इकोनॉमी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं कि दुनिया भर में और देश भर में हो क्या रहा है, और लोगों का जो रुझान है ना, आप इसे कह लीजिए जो ट्रेंड है, उसको थोड़ा समझा जा सके और हाल में क्या हो रहा है देश और दुनिया में। दूसरा होता है इंडस्ट्री, वो उद्योग, वो क्षेत्र जो आपने चुना है, जिसमें आप खेल रहे हो, है ना। जैसे हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है अपने सपने पूरे करने के लिए, वो क्या है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। और फिलहाल जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, और जिस तरह का देश दुनिया में माहौल है, और खासतौर पे पिछले इन 2 सालों में जब कोरोना आ गया है और बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशन, ऐसे आभास लोगों को हुए हैं, तो उस सब के बाद क्या 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 सिचुएशन बनी है, और अब जो जिस इंडस्ट्री में मैं और आप सब हैं, उसकी क्या वैल्यू है जी, वो कहाँ जा रही है साहब, वो कहाँ तक जाएगी, क्या कर सकती है, कहाँ से आई है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने जब अक्सर प्लान देखे होंगे, जब भी मैंने प्लान किए हैं, या आपके सारे अप्लाइंस जब प्लान करते हैं, हमारे सारे लीडर्स बड़ा अच्छा प्लान करते हैं, और इस प्लान में भी हम कुछ हिस्से इसके रखते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, और कुछ हिस्से उन्हीं से जुड़े हैं जो हम अक्सर सुनते आए होंगे प्लान में। मे भी कुछ नए लोग होंगे जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, तो वो पहली बार सुनेंगे। और उससे भी ज्यादा हम उस वक्त पे बहुत ज्यादा प्रूफ, सबूत पेश नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इंडस्ट्री वास्तव में है, जो हम इसके बारे में बोलते आए हैं, इतने सालों से बोलते आए हैं, और अब अक्सर जो रोज प्लान में बात करते हैं, वो थोड़ा रेफरेंस के साथ में बात कर सकें कि वो बातें हम कहाँ से बोल रहे हैं। हम अपने मन से, दिमाग से तो बातें नहीं कर रहे हैं कि ये है, इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, रोल करके। तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, जो वास्तव में ग्राउंड रियलिटी हैं, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैं उनकी मदद लूंगा, ताकि आप में से कई सारे ऐसे साथी होंगे जो थोड़े से अवेयर हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, है ना। हालांकि दोनों की अपनी जगह होती है। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिखे पढ़े होते हैं। तो पढ़े लिखे वो लोग हैं जो सिर्फ स्कूलों में, एकेडमिक्स में और किताबी भाषा को ज्यादा समझते हैं, और लिखे पढ़े वो लोग होते हैं जो जमीनी हकीकत को, और है ना, जो कर्म करके और चीजों को प्रैक्टिकली करके उससे सीख जाते हैं, महसूस करते हैं। उनको किताबों की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, स्कूली नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग जो थोड़े से अवेयर है, और हम सबके बीच ऐसे बहुत से लोग होंगे, आपकी टीम में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, आने वाले वक्त में आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलोगे। तो उन लोगों के लिए ये एनालिसिस, ये एक तरह का मंथन बड़ा मदद करेगा। तो इसमें हम 3 चीजों को एक जो अर्थव्यवस्था है, जो चीजें हो रही हैं, जो माहौल बन रहा है, कई सालों से बनता आ रहा है, अब ये जिस जगह खड़ा है। दूसरा जो हमारा हमारा बिजनेस है, जो मैंने और आपने चुना है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, जिसे हम हर दिन लोगों को पेश करते हैं ताकि वो लोग अपनी जिंदगी बदल सके, उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज एक्वायर करेंगे, है ना, जानकारी हासिल करेंगे, थोड़ा और विश्वास से भरेंगे खुद को भी और औरों को भी। तीसरी चीज, अगेन कंपनी, सी फॉर कंपनी आता है इस EIC में। तो हम ज्ञानकुल के बारे में अक्सर हर प्लान में बात होती है, हम 3 P's डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम वापस से देखेंगे। और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, मेरा इशारा ये पूरा सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो एक तो इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, है ना। उन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या कैसे काम करता है। उल्टे एक अजीब बात ये होगी कि एक फैक्ट है, अजीब बात क्या, कि बहुत सारे नई जनरेशन आ रही है, कॉलेज खत्म करके आ रहे हैं, और उनको अभी भी स्टिल आइडिया नहीं है। अभी मेरे को रिसेंटली सवाल पूछा किसी ने कि जी नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे बताओ मुझे, एंड मे बी उसने अभी जस्ट कॉलेज खत्म किया होगा अपना, तो वो मे बी यूट्यूब से देख के आ रहे हैं या कहीं और से देख के आ रहे हैं, तो उनको अभी नहीं पता है। एक लोबी वो है, एक तबका वो है जिनको ना पता है थोड़ा थोड़ा, बट कईयों ने गलत धारणाएं बना रखी हैं, क्योंकि उन्होंने गलत होते देखा होगा, इसलिए उनकी वैसी धारणा बन गई, जो हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा फिर हम
बना लेते हैं, तो वैसे लोग हैं तो उनकी थोड़ी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको थोड़ा नॉलेज मिलेगी। ऐसे लोग जो जिन्होंने गलत पूरी इमेज बना रखी है इस इंडस्ट्री को लेके, है ना, कई तरह की बातें हो सकती हैं, मेंबर बनाने का काम है, चिट फंड है, ये तो फालतू लोगों का काम होता है ना, या फिर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ऐसे ऐसे ऐसा भी एक तबका है, ये उनके लिए भी सेशन बहुत काम का है। और तीसरा, ऐसे लोग हैं जो आ गए हैं, जो कर रहे हैं पर खुल के नहीं कर रहे। तो हर दूसरे तीसरे दिन उनको कोई ना कोई डाउट आ जाता है, यार करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो करते 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 पता नहीं, वजह बहुत सारी होती होंगी, पर उनके साथ प्रॉब्लम आने लगती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, खुल के नहीं खेल पाते, सेफ सेफ खेलते रहते हैं। अच्छी बात है, सेफ खेलने में कोई बुराई नहीं है, पर खुल के खेलने का एक अलग मजा है। तो वो जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं उनका ये सेशन बड़ा हेल्प करेगा। ये तीनों चीजें जो एनालिसिस हम करेंगे, ये मंथन हम करेंगे, इससे उनको मदद मिलेगी। और चौथे वो लोग हैं जो पूरा खुल के खेल रहे हैं, और खुल के खेलते वक्त उनको छोटी छोटी जो टेक्निकल मदद होती है, जो ट्रेनिंग होता है, वो उनको बड़ा हेल्प करता है। छोटा छोटा कंटेंट उनको बड़ा हेल्प करता है, बताने का एक सलीका उनको बड़ा हेल्प करता है, और वो उसको अपने अपने काम में उसको लागू कर लेते हैं। तो शायद मेरा इशारा समझ रहे होंगे। और ये तीनों चारों तरह के लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं सेशन में, या मे बी मैं कहूँ कि आपके साथ रोज मिलेंगे आने वाले वक्त में, और भी इसको जो देखेंगे, उन सब के लिए। तो शुरुआत करते हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। पहली चीज, पूरी दुनिया में ऑटोमेशन बढ़ रहा है बहुत तेजी से। हर एक चीज आप देखेंगे तो कम से कम आदमी की जरूरत कम से कम हो, और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और मशीनें और रोबोट्स, मशीनों ने तो बहुत पहले जगह ले ली थी, और एक तरह से दुनिया तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। मतलब चीजें कम से कम ह्यूमन इंटरफेस, आदमी की जरूरत जहां कम हो सके, तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां उसको कम करने में पहल रखती हैं। और ये फ्यूचर भी है, मतलब आने वाला भविष्य भी ये है कि बहुत सारी ऐसी जॉब जो आज हमें महसूस होती हैं कि वो जॉब्स हैं, और उनके लिए लोग आज पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब आने वाले कुछ वक्त के बाद वो जॉब रहेंगी ही नहीं। और अगर अब भी आप सीरियस नहीं हो, अब भी आप इस बात को हल्के में लेते हो, तो फिर आप जरा सोए हुए हो, और आपको नींद से जागना चाहिए। तो दुनिया भर में ऑटोमेशन हो रहा है। इवन आप सुनते होंगे और कारें आ गई हैं जो ड्राइवरलेस हैं, और चल रही हैं दुनिया भर के बहुत देशों में, हिंदुस्तान में आने वाली हैं, आ चुकी होंगी कुछ तो। वो सब होने होने लग रहा है, और कई फॉर्म में, सिर्फ कारों के लेवल पे नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनों के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से नहीं, और अलग अलग ऐसे रूपों में जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहां मशीनों की जगह होगी, वहां ऑटोमेशन होगा। एक और बड़ी चीज हो रही है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से मेरा मतलब है, आप सोशल मीडिया के थ्रू आज हम ऑनलाइन मीटिंग कर पा रहे हैं, ये हमारे पास एक कितना अच्छा टूल है, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, और इन सब के थ्रू हम पूरी दुनिया में बैठे किसी भी आदमी से कभी भी कहीं भी बात कर पा रहे हैं। ना सिर्फ ये कनेक्टिविटी जो हम यहाँ कम्युनिकेशन वाले सेंस में बात कर रहे हैं, हम अपने मैसेज भेज सकते हैं, अपनी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, पर वैसे भी पूरी दुनिया तेजी से कनेक्ट हो रही है। आप देख रहे हो कि देश भर में एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में कई सुपर जो कनेक्टिविटी के जो तरीके हो सकते हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो बाई एयर हो या बाई रोड हो, या जो रेलवे के थ्रू हैं। तो हर जगह तेजी से सब बेटर कैसे हो सके, सब लोग आपस में कैसे तेजी से मिल सके, सामान बहुत तेजी से एक दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाया जा सके। और बातचीत तो तेजी से हो ही रही है इंटरनेट के थ्रू। हम कितना फास्टली दुनिया के दूसरे कोने में यहाँ बैठा व्यक्ति है ना, जहाँ आज से कई साल पहले लोग ये सोच भी नहीं पाते थे। कनेक्टिविटी बढ़ रही है तेजी से, और इनको मैं बाद में कनेक्ट करूंगा कि कैसे ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना स्क्रीन, किसी को अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे दोबारा बोलिएगा, बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन शेयर ना करें। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई टेक्स्ट मैसेज में अगर कंफर्म करेगा तो।
आवाज क्या? क्लियर नहीं आ रही है सर। ओके, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। स्क्रीन ठीक से आ रही है आप सबके सामने? स्क्रीन भी नहीं आ रही है। ठीक है, जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, वो ज्ञानकुल के नाम से आपको जो स्क्रीन दिख रही होगी उसको आप पिंग करो, उस पर आप टच करो तो स्क्रीन दिखाई देगी। चलिए, तो पहली चीज, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी, सब लोग आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और जाहिर सी बात है इसके कई सारे मायने निकलेंगे। तीसरी एक बड़ी चीज है, हर जगह ना फ्रीडम की तलाश की जा रही है, इंडिपेंडेंस, ज्यादा इंडिपेंडेंसी हो। वर्क फ्रॉम होम आपने सुना होगा इन दिनों, कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं अपने काम को इस तरह से डिजाइन करने की कि ज्यादातर लोग अपने घर पे अपने हिसाब से काम कर सके। तो फ्रीडम सिर्फ ऐसा ही नहीं, काम करने की आजादी, पर आजादी हर तरह से, हर लेवल पे, हर एक बंदे को जो सबसे प्यारी जो चीज होती है वो, उसको फ्रीडम चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो टाइम की फ्रीडम हो। सब लोग अपने पसंद से, अपनी मर्जी से अपनी चीजें कर सके, और इसका चलन बढ़ रहा है हर एक लेवल पे। नेक्स्ट, जो हेल्थ केयर को लेके लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का जो रुझान है, वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि इस पेंडेमिक के बाद तो ये और ज्यादा तेजी से बढ़ा हो गया है, पर पहले से भी कई सालों से धीरे धीरे वक्त के साथ लोग अवेयर हो रहे थे, एजुकेट हो रहे थे, और समझ आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। और इसमें खासतौर पे मैं बात करना चाहता हूँ नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल जो लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल जो चेंजेस है, मतलब हम अपने जिंदगी में ही ऐसे बदलाव कर दें कि हम बीमारी ना पड़े। जो वेलनेस का इरा है, जिसकी हम 10 साल पहले बात करते थे, जो शुरू हुआ था उस वक्त से, और अब वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। हर आदमी को समझ में आ रही है कि बीमार होने से बहुत अच्छा है कि बीमार होने के बाद इलाज करने से बहुत अच्छा है कि आप पहले से ही उसकी अपनी देखभाल इस तरह से करो कि बीमारी ना पड़ो। और अगली जो चीज है, वो एक शब्द है जो मैंने यहाँ मेंशन किया, जिसको मैं ग्लोबल लिख रहा हूं। मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोबल और लोकल। तो एक इन दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले कुछ दिनों में ये जब सेशन उन्होंने अपने वो ऑनलाइन लोगों के साथ जब बात कर रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, जब जब तो उन्होंने ये इस पे बहुत जोर दिया था। पर नेचुरली पिछले कई सालों से ये चीज देखने में आ रही है, जब से कनेक्टिविटी बढ़ी है, दुनिया भर में आपस में लोग एक जगह से दूसरी जगह बात कर पा रहे हैं, और तभी से एक 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 बंदा एक जगह बैठ के दूसरे बंदे को वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस भी ऑफर कर पा रहा है। और धीरे 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 वक्त के साथ लोकल चीजें अब ग्लोबल हो रही हैं। और मतलब हर किसी को हर वक्त हर तरह की चीज जो भी उसको चाहिए, वो चाहे जहां से भी मिलती हो, वो उसको मिल रही है, और आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ेंगी। इसको मैं अगर सम अप करूं, तो जिस दिशा में पूरी अर्थव्यवस्था जा रही है, पूरी दुनिया जिस दिशा में जा रही है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जब आप इसे जोड़ते हो डायरेक्ट सेलिंग से, तो आप पाते हो कि इनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को एक तरह से मजबूती देती हैं। और डायरेक्ट सेल्स जो है, इन सब के बारे में बहुत पहले से लगा रहा शुरू से ही। अब बात करते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट सेलिंग पे, हमारी इंडस्ट्री पे। चलो, अर्थव्यवस्था में तो बहुत कुछ हो रहा है, पर अब इसको भी समझें कि हम जिस इंडस्ट्री को हमने चुना है, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, वो क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा अगर हम इसका मंथन करें, तो तीन चार चीजें हैं। पहली बात, ये ऑलरेडी अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दूसरा, मुझे मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे बस एक सेकंड दीजिए। ऐसा जिनके साथ भी हो रहा है कि स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि ज्ञानकुल के नाम से जो प्रेजेंटेशन है, स्क्रीन सच में नहीं आ रही सर। ओके, देखिए, अब अगर स्क्रीन आ रही है तो मुझे एक बार कंफर्म करिएगा। मैं इसे मैं रीशेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। आ रही है सर अभी? ठीक है, अब आ रही है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया इन्फॉर्म करने के लिए। और
चलिए, मैंने कुछ कंट्रोल्स लगाए हैं, मे बी अगली बार ये डिस्टरबेंस ना आए। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। अब दुनिया भर में तो जी बहुत कुछ हो रहा है। हम आ गए हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग में, या आप में से कुछ लोग जो इसे देख रहे होंगे बाद में देखेंगे तो वो सोच रहे होंगे जी हम डायरेक्ट सेलिंग को कैसे देखें, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देखें, इसकी क्या जगह है, ये फिलहाल कहाँ खड़ी है। तो वो सब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहला, ये इंडस्ट्री अब कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, पैर जमा चुकी है, बहुत अच्छे से जमा चुकी है, और मैं इसके प्रूफ आपको देने वाला हूँ अभी आगे की स्लाइड्स में। तो अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुकी है इंडस्ट्री, तेजी से ग्रो कर रही है। ना सिर्फ ऐसा है कि भाई बस हो गया, जो हो सकता था वो हो गया है, अब एक जैसे ना सैचुरेशन लेवल कोई आ गया हो, ऐसा नहीं है। अभी भी तेजी से बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हो सकते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज में से है जहां रेट ऑफ जो है ना रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईएस्ट है, और मिनिमम रिस्क पे। आप में से ज्यादातर लोग बिना कोई इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस में शामिल हुए होंगे। जो अभी आने वाले वक्त में होंगे उनका भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इस बिजनेस में शामिल होने के लिए, लेकिन कमाने की जो उनके पास संभावना होगी वो बहुत बेशुमार होगी। और मैं नहीं मानता दुनिया में दूसरी कोई और इंडस्ट्री हो जो इतना ज्यादा जिसके अंदर इतना जो आरओआई है, रेट ऑन जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज्यादा होगा, और इतने कम रिस्क के ऊपर, ऑलमोस्ट नॉमिनल, ना के बराबर जो रिस्क जहाँ रहता है। तो ये एक फैक्टर है जो समझना चाहिए। इसके अलावा तीसरी और चौथी जो चीज है, सॉरी, वो है सिग्निफिकेंस लेवल। इसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट कहते हैं, पर मैं ऐसे हिंदी में कहूँ तो कितनी महत्व की इंडस्ट्री है। और मैंने इसको इसलिए जगह दी यहाँ पे कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसमें दिल है, आत्मा है, और इसकी वजह है। जनरली जब आप कोई भी किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हो और वहां जब आप काम करते हो, आप या तो उस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल या एक एम्प्लॉयड पर्सन हो सकते हो, या मे बी आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। दोनों ही सिचुएशन में आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करोगे, मतलब नौकरियां तो पैदा करोगे, पर आप एम्पावरमेंट में कितना रोल प्ले करोगे ये कोई नहीं कह सकता। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोगों को एम्पावर करते हैं। हर एक उस शख्स को जो हमारे साथ आता है उसको उसके साथ नॉलेज शेयर करते हैं, उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करते हैं, वो फाइनेंशियली और दूसरे डायमेंशंस में आजाद हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, और हर तरह से ग्रो कर सके, इसमें हम उसकी मदद करते हैं। और मैं एक किताब देख रहा था तो उसके सबसे जो लास्ट में जो बात उन राइटर्स ने लिखी थी तो वो ये थी कि लीडर्स जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं। लीडर्स जो होते हैं वो दूसरे लोगों को पे हुकूमत नहीं करते, वो दूसरे लोगों को साथ लेके आते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं और उनको आगे लेके चलते हैं। तो सिर्फ किसी इंडस्ट्री का हिस्सा होना और वहां एक नौकरी करना या वहां कुछ और नौकरियां पैदा करना, और इसके बजाय बहुत सारे लोगों को अपने जैसा इंडिपेंडेंट बना देना, एम्पावर्ड बना देना, तो इसमें बड़ा फर्क है। और ये इंडस्ट्री को मैं ऐसा इंडस्ट्री पाता हूँ जहां हम ना सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, हम खुद जहां बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे और लोगों को भी मदद कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, वो हमारे इक्विवेलेंट और हमसे भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। मैंने कोई दूसरी इंडस्ट्री अभी तक नहीं देखी है। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंपनी में, हर एक जगह पे हायरार्की जैसा सीन होता है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक जबरदस्त बिजनेस है। आप अक्सर प्लान में जब आप डिस्कशन करते होंगे तो इसके लिए एक पूरा चैप्टर रखा जा सकता है, बट जो ये इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा हम खुल के बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कहाँ से शुरू हुआ ये पूरा जो इंडस्ट्री है वो, और अब तक ये कहाँ पहुंचा है। 1890 के आसपास शुरुआती जो औद्योगिक युग था, और उसमें कुछ कंपनियों ने फैसला किया कि हम प्रोडक्ट को एक चैनल के थ्रू नहीं बेचेंगे, जो ट्रेडिशनल चैनल था उसके थ्रू, जहां एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते थे, जहां दुकानदारों को सामान दिया करते, जहां डीलर होते थे, जहां होलसेलर होते थे, उस चैनल की बजाय, वो जो चैनल डेवलप हो रहा था उसकी बजाय उन्होंने अपने प्रोडक्टों को डायरेक्ट कंज्यूमर को देना प्रीफर किया, पसंद किया। तो ओरिजिनल जो ये आइडिया है बहुत जबरदस्त आइडिया। क्या है? क्वालिटी का सामान बनाओ जी, क्वालिटी के सामान को आम यूजर को सीधा दो, सीधा पहुंचाओ, और
उसको ये व्यवस्था दो, ये माहौल दो कि वो चाहे, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो लोगों को इसके बारे में बताए, उस प्रोडक्ट के बारे में बताए, उस बिजनेस के बारे में बताए, जिससे वो खुद सेटिस्फाइड है। और वो औरों को जब बताएगा और उसके कहने से जितना भी डेवलपमेंट होगा, सेल्स का, टर्नओवर का, रेवेन्यू का, बिजनेस का, उसमें से एक बड़ा हिस्सा उसकी जेब में भी आएगा। और इस तरह से वो भी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर सकता है, एक अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकता है, एक अपना एक 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 बहुत मतलब जबरदस्त काम कर सकता है वो, बिना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए। तो ओरिजिनल आइडिया क्या है? क्वालिटी का सामान हो जी, सामान सीधा ग्राहक तक जाए, और अगर ग्राहक को समझ आए प्रोडक्ट, तो वो सामान के बारे में औरों को बताए। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1890 में। अब ये कोई नई बात नहीं है। कोई कोई लोग इसको जो हल्के में लेते हो, तो उनको वास्तव में डेटा देखना चाहिए। और शुरुआती वक्त में ये एसएलएम फॉर्मेट में था, मतलब सिंगल लेवल मार्केटिंग। इस शब्द का मतलब है, मतलब जनरली कंपनियां सेल्समैन की तरह लोगों को भर्ती करती थी, और वो सीधा घर घर जाके प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, और फिर उनको सेल्स पे कमीशन आया करता। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा थे, मतलब जितना सेल करते थे उतना पैसा कमाते थे, और उससे ज्यादा उनके पास कोई बड़े स्कोप्स नहीं होते थे। वक्त के साथ इसमें सुधार हुए, और जो इन दिनों जो पॉपुलर जो वर्जन हम देख रहे हैं, जो वेरिएंट आप और हम देखते हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, जिसको हम MLM कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां एक कंज्यूमर खुद इस्तेमाल कर सकता है, अपने साथ कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना सकता है, इस्तेमाल करने वाले लोगों का, और वो जो नेटवर्क बनाता है, वो चाहे तो वो और आगे नेटवर्क बना सकते हैं। मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, मल्टी लेवल पे नेटवर्क बनाने की जो ताकत आ गई। ये 1950-60 के दशक में ये मॉडल जो है ये निकल के आया कि सिर्फ सेल्समैन होने की बजाय एक कंज्यूमर, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो सके, और वो अपना बिजनेस बना सके। और ये बहुत क्रांतिकारी था उस वक्त। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी सरकारों ने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में, और एशिया के कुछ और देशों में, 1990-1996 के आसपास, वो जो 5-7 साल थे, उन सालों में कुछ बहुत सी बाहर की कंपनियां जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थी, वो आई, और कुछ यहाँ की कंपनियों ने भी इस तरह के मॉडल पे काम करना शुरू किया। आज की जो सिचुएशन है, और उस वक्त काफी सारे चैलेंज आए। शुरुआत में लोगों ने इसे स्वीकार भी किया इस इंडस्ट्री के नाम पे, क्योंकि आइडिया बहुत अच्छा था। पर इस आइडिया में से जो नेटवर्क की जो ताकत है उसको तो पकड़ लिया, पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल दिया, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निकाल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम पे, प्लान, कंपनसेशन प्लान के नाम पे बाइनरी और चेन सिस्टम चलाए गए, जहां लोगों से पैसा हड़पा गया। और ये सब भी बहुत हुआ, जिसकी वजह से आम लोगों को कई बार बहुत से नुकसान हुए, खासतौर पे जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए। इसके अलावा जो ओवरऑल जो छवि बनी इस इंडस्ट्री के बारे में, एक तरफ एक बुरी छवि भी बन रही थी। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बात आ रही थी कि यार ये तो बड़े बेकार से काम है, यार रिश्ते भी खराब होते हैं, पैसे भी चले जाते हैं, और ये सब हो रहा था। कुछ अच्छी कंपनियां थी जो उस वक्त भी टिकी रही, और वो आज भी टिकी हुई हैं। इसके बाद अभी की बात करें, प्रेजेंट की, तो दुनिया भर में तेजी से ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के बहुत सारे देशों में हमने हमारी प्लान बुक के अंदर कुछ डेटा शेयर किए हैं, और मैं आज कुछ और डेटा भी शेयर करूंगा। पर 2016 में फाइनली भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई। अभी छोटी बात नहीं है कि सरकार ये एक्सेप्ट कर रही है, ये मान रही है, और ये व्यवस्था बना रही है कि पहला तो ये उन्होंने स्वीकार किया कि ये इंडस्ट्री है, और इसमें ताकत है बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की, उनको वो पैसा बना सके इसकी। तो पहले ये एक्सेप्ट किया, और फिर इसकी व्यवस्था बनानी शुरू की कि ओके, अगर काम करना है तो इस तरह से काम किया जाना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बनी 2016 में। इसके बाद अभी 2021 में, आप सब अवेयर हैं शायद, और नहीं भी हैं तो मैं बता दूं कि जो कानून बन रहा है, ऑलरेडी एक बना हुआ जो कानून है, जो जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी मैं कुछ झलक मैं आपको दूंगा अभी अगले स्लाइड्स में। तो कानून बन गया इस इंडस्ट्री को लेके। और इसकी पता है इंपॉर्टेंस क्या है? इसके दो सेंसेस में इंपॉर्टेंस है। पहला, 2016 से पहले जब भी कोई फ्रॉड होता था MLM के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, तो सरकारें या सरकारी तंत्र उसे देखता था किसी चीट फंड और मनी सर्कुलेशन स्कीम की तरह। कई बार उसमें अच्छी कंपनियां और अच्छे प्रैक्टिस करने वाले लोग भी शामिल हो जाते थे, और उनको भी नुकसान उठाना पड़ता था। और डेफिनेटली जो गलत कर रहे थे उनके लिए तो वो था ही, पर वो भी उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी।
या उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ। आम चलन में ना प्रशासन उसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस उसकी दिखा पाता था, प्रेजेंट कर पाता था। तो अक्सर हम देखते थे कि बड़े सारे फ्रॉड फ्रीक्वेंट होते थे, मतलब हर 6 महीने में कोई ना कोई बड़ी कंपनी जो बड़ी बनी, लोगों को इकट्ठा किया, पैसे वैसे इकट्ठे किए और बहुत कुछ किया और फिर रफू चक्कर हो गई, और ये आम देखने में आता था। 2016 में जब गाइडलाइंस बनी तो पहली बार चिट फंड एक्ट जो था 1978 का, उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग को सरकारी पेपर्स में एक जगह मिली थी, जहां से डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और खासतौर पे जो एमएलएम शब्द है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली कोई कब कहा जाएगा कि वो एमएलएम कर रहा है, और वो नहीं कर रहा है तो वो एमएलएम नहीं है। तो पहली बार कानूनी रूप से, और इसके बड़े मायने हैं, जब आप कानूनी रूप से आपके पास कोई अमली जामा होता है, कोई खाका होता है, तो मदद मिलती है, कोर्ट को मदद मिलती है, बाकी प्रशासन को मदद मिलती है, लोगों को मदद मिलती है सही चीजों को, सही गलत को पहचानने में, और उन लोगों को खास तौर पे जो बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। मुझे याद है, मैं आज से 3-4 साल पहले बैंक मैनेजर से मिला और हमें अकाउंट शुरू करना था, कंपनी अकाउंट शुरू करना था, पता नहीं 4 या 5 साल पहले की बात है। तो बोले कि आप एमएलएम करते हो? मैंने कहा हाँ, हम एमएलएम करते हैं। तो कहते हैं कि हम तो एमएलएम को कंसीडर ही नहीं करते। तो ये लेवल था, मतलब ये मैंने फेस किया है। मुझे ध्यान है, मेरा जो शुरुआती वक्त था, जब मुझे कार लेनी थी तो मैं अपने पेपर्स के साथ गया, जब मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था, और उस वक्त मुझे बैंक मैनेजर से जो रिस्पॉन्स मिला था, तो वो ऐसा, मतलब ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ था उस वक्त तक, और अभी भी उसके कुछ कुछ अंश बाकी हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे आने वाले वक्त में, और भी आपको कम दिखेंगे। तो कहने का मतलब, सरकारी जब एक व्यवस्था बन जाती है तो चारों तरफ से उस इंडस्ट्री को, जिसके लिए वो व्यवस्था बनी है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बने हैं, इसका मतलब चारों तरफ से अब डायरेक्ट सेलिंग को, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़े फायदे होंगे इसके। और आप और हम इसका शायद अंदाजा भी ना लगा सके, और ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो वक्त रहेगा ना सर, आने वाले जो कुछ साल बीतेंगे ना, वो बहुत जबरदस्त बीतेंगे। तो आप ये वजह भी है कि पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ये सबसे बढ़िया वक्त है, आपके हाथ में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। हम जितना कोशिश हम करेंगे आज, ज्यादा से ज्यादा हम जितना बात कर पाए वो करेंगे। खैर, मैंने एक रिपोर्ट स्टडी करी, उस रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितना क्लियर होगा, मुझे लग रहा है थोड़ी क्लैरिटी कम होगी, पर मैंने अभी जो बताया कि इसकी जो हिस्ट्री है हमारे इंडस्ट्री की, वो कहाँ से शुरू हुई, तो ये मैंने उठाया भी कहाँ से, इसका भी मुझे आइडिया इस रिपोर्ट की कॉपी से आया। तो ये क्या कह रही है, ये जो लाइन्स आप देख रहे हो जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये दिखा रही है कि 1886 में एक कंपनी का जिक्र किया है फिकी ने, केपीएमजी की एक रिपोर्ट में, उनके एनालिसिस, और एक रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है ये। आप पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा गूगल पे जाके, वेबसाइट पे जाके। तो 1886 में उन्होंने कंपनी का जिक्र किया है, और उसे वो एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कंसीडर करते हैं। 1925 के आसपास किसी तरह से पेपर पे रिकॉर्डेड सेल आई कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो सेल्स कर रही हैं, और ये यूएस डॉलर में है 300 से 500 मिलियन के आसपास। तो मतलब बड़ा सेल इस तरह की कंपनियों के थ्रू होने लगा। 1940 से 60 के बीच में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल है, जहां पे पहले सिर्फ सेल्स होती थी, सेल्समैन भर्ती होते थे, और अब एक प्योर नेटवर्कर होता है जो कंपनी का पार्टनर होता है, इक्विवेलेंट, और जहां वो अपना नेटवर्क बनाता है कंपनी के साथ मिलकर। और ये जो मॉडल जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो 1940 से 60 के बीच में, मतलब 1950 के आसपास में ये इवॉल्व हुआ, ये जन्मा, इसका ये सुधार हुए पुराने मॉडल में। और फिर 1970 के आसपास पहले लिमिटेड प्रोडक्ट थे, कई तरह के प्रोडक्ट थे, जैसे कई बार इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट भी होते होंगे बहुत सारे, पर कुछ प्रोडक्ट इसका हिस्सा उतना अच्छे से नहीं बन पाए थे। वक्त के साथ साथ कई तरह के प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में बेचे जाने लगे, जैसे वेलनेस के प्रोडक्ट शामिल हो गए, घर की देखभाल के जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं वो शामिल हुए, और वो सब चीजें हुई। और 1990 से 96 का जो आखिरी, जो ऊपर की लाइन देख रहे हो, शायद ये पढ़ने में ना आया आपको, बट मैं थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ। तो 1990 से 96 के बीच में हिंदुस्तान में और एशिया की और दूसरी कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियां आने लगी, काम करने लगी, काम शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, हर अच्छी चीज की नकल भी होती है। आप आसपास देख सकते हो, ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में
बल्कि और बहुत सी इंडस्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं जहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो मैं बस आपको आइडिया देना चाहता था कि ये जो इतने सालों में ये जो चीजें हुई हैं ये किस तरह से हुई हैं। अब आगे चलते हैं। इतना सारा हो गया है, अच्छे से इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है। ये नहीं कहा जा सकता कि अब क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी। आप कंपनी पे सवाल कर सकते हो, आप ये सवाल कर सकते हो कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं उस सवाल को बिल्कुल वैलिड मानता हूं, बट ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंडस्ट्री काम करेगी कि नहीं करेगी। ये इतनी ज्यादा फैल चुकी है। और मैंने ये जो अगली जो स्लाइड बनाई है, और माफ करिएगा ये भी इंग्लिश में है, बट मैं थोड़ा इसे आसान भाषा में कहूंगा। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो जो इसमें रुचि लेने लगे हैं, और कितने सारे रुचिकर्ता हो गए हैं जिनका अब इंटरेस्ट इस बिजनेस के अंदर हो गया है, और इस बिजनेस को अलग अलग लेवल पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें सरकारें भी शामिल हैं। और स्प्रेड, इसका फैलाव, हमारी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा अंदर तक फैल चुकी है, जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हो चुकी हैं। और कुल जमा बात ये है, इससे साबित ये होता है, और ये एज अ प्रूफ समझ लीजिए, रेफरेंस समझ लीजिए, कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फैल चुकी है, जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, और अब जो ऊपर नींव गहरी हो गई, और अब जो ऊपर एक तरह से महल बनना है वो बहुत सुंदर और खूबसूरत बनना है। जाहिर सी बात है कुछ गलत चीजें भी होती रही थी पहले, और वो कम हो जाएंगी, और मे भी थोड़ी बहुत आगे भी चलेंगी। बट ओरिजिनली जो इंडस्ट्री है, जो वास्तविक जो विचार है, जिसमें ताकत थी ही, जब आप सिर्फ इस सिंपल से विचार को सुनते हो कि क्वालिटी का सामान होगा, है ना, क्वालिटी दोनों सेंस में, प्राइस में, हर सेंस में, एक तरह से प्राइस भी, उसकी क्वालिटी भी, उसकी पैकिंग भी, हर तरह से क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, हम सीधा उसको इस्तेमाल करेंगे, सीधा फैक्ट्री से हमारे पास आएगा, और हमें अगर वो अच्छा लगेगा तब हम उसके बारे में औरों से बात करेंगे। तो ये जो वास्तविक जो विचार है कितना जबरदस्त है। खैर, बहुत से लोगों ने इस विचार पे ही भरोसा करके शुरुआत की थी, उनके पास ये तथ्य नहीं थे जो आज जिनकी जरूरत पड़ती है कई लोगों को, और कई लोगों को दिखाने के बाद भी यकीन नहीं होता। तो सामान्य बुद्धि का आदमी तो समझ जाएगा वास्तव में कितनी क्रांतिकारी थॉट है, कितना क्रांतिकारी आइडिया है। हर एक को एम्पावर करना, विन विन का गेम होना, ये सब बातें। खैर, तो कितने सारे लोग हैं जो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पहली चीज ये कि मिलियंस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स हैं, 10 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में। आप यकीन नहीं करोगे, और ये डेटा थोड़ा पुराना है, मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा। 10 करोड़ के आसपास लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास हमारे देश, 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं, सॉरी, हमारे देश में। तो छोटा आंकड़ा नहीं है, करोड़ों लोग शामिल हैं, और जाहिर सी बात है उसमें लाखों लोग पैसा भी बना रहे हैं, हजारों लोग पैसा भी बना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये दूसरा, हजारों कंपनियां हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी बिजनेस कर रही है या कुछ थोड़े से लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत सी कंपनियां हैं। अभी भारत सरकार ने जब गाइडलाइन बनाई तो तकरीबन शुरुआती जो लिस्ट पब्लिश हुई थी, तो उसमें कुछ 125 कंपनियां थी, और 3-4 सालों में तकरीबन 400 कंपनियां उस लिस्ट का हिस्सा रही हैं। तो बहुत सी कंपनियां, हजारों कंपनियां दुनिया भर में इन्वॉल्व हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रही है। ठीक है, उसमें अच्छी बुरी बेहतर कंपनी आप अपने लिए चुन सकते हो, पर ये सच्चाई है इंडस्ट्री के बारे में, तो ये सच्चाई है। तीसरी बात, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो सैकड़ों देशों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। ना सिर्फ चल रहा है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके कानून बन चुके हैं, सरकारें और सरकार की जो एजेंसियां हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, और हमारे देश में भी ये हो रहा है। मैं इसके सबूत आपके सामने रखूंगा। और सरकारों के अलावा जो फ्री एसोसिएशंस हैं, इंडिपेंडेंट है एक तरह से, जिनका सरकार से सीधा संबंध नहीं होता, जो गवर्नमेंट नहीं होती है, जिसमें एनजीओज भी शामिल हैं, वो भी बहुत तरह के हैं जो इस इंडस्ट्री को लेके इसको लेके काम करते रहते हैं। इसमें क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, और सरकार के साथ बातचीत करने में भी जिनकी अहम भागीदारी होती है। इसके अलावा दुनिया भर के जो बड़े लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग का कई बार जिक्र कर चुके हैं। आज नहीं, अभी तो कर ही रहे हैं, अभी तो संख्या और ज्यादा लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, करेंगे भी। आने वाले 5-10 सालों में देखोगे बहुत से लोग इसकी तारीफ करते दिखेंगे, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकता है इस सब में उतरते दिखाई दें। खैर, पर कई सालों से बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज लीडर हैं वो इस इंडस्ट्री को एडमायर कर रहे हैं, इसकी तारीफ करते हैं, और इसके बारे में बात करते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी के लिए एक सबसे खूबसूरत बिजनेस है, जहां उसका 1 रुपया नहीं लगता लेकिन वो लाखों रुपए कमा सकता है। और इससे भी ज्यादा, रोबर्ट तो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा आप वो नॉलेज, वो ज्ञान आपको मिल जाता है, वो स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं, वो योग्यताएं आपके अंदर आ जाती हैं, जहां आप अपने आप को एक बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाते हो, जिनके माध्यम से
और अगला था एजुकेशन सिस्टम। अब तक इतना तो ठीक था कि सरकार ने कानून बना दिया, ये हो गया, दुनिया भर में हो रहा है, इतने लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर आप हैरान हो जाओगे, हमारे देश में जो सब लोगों की जो मेंटेलिटी है वो है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, किसका डिग्री है, किसका डिप्लोमा है, वो कैरियर है। इसके अलावा बाहर कुछ भी हो रहा है वो कैरियर हो ही नहीं सकता, लोग उसको कैरियर मानते ही नहीं है। इन दिनों ये भ्रम बहुत लोगों के टूट रहे हैं, जैसे लोग यूट्यूब को एज ए करियर चूज कर रहे हैं। अब किसी स्कूल में इसका कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था और लोग फुल टाइम, इवन बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं जो अपना आईआईटी स्टडी कर रहे थे, उसको छोड़ छाड़ के और कई साल पहले लग गए थे। आज तो खैर मे बी अब हर तरह का आदमी सोच रहा होगा कि वो ये कर पाए, बट खैर जो टिपिकल हमारा भारतीय जो सिस्टम, जो ढांचा है, जिसमें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छा स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है, तो स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है, किसी का डिग्री है, किसी का डिप्लोमा है, तो उस बात को कितना तवज्जो देते हैं लोग। तो आप हैरान हो जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग पिछले कुछ सालों से स्कूली किताबों का हिस्सा बन गया है। नेटवर्क मार्केटिंग शब्द, एमएलएम जो शब्द है, एमएलएम में जो कंपनसेशन प्लान है अलग अलग तरह के, वो सारे जो चीजें हम अक्सर लोगों से बात करते हैं प्लान में, वो किताबों का हिस्सा बन गई हैं, बच्चों को पढ़ाई जा रही है, डिप्लोमे होने लगे हैं, यूनिवर्सिटियां आ गई हैं, वो कह रही हैं हमसे डिप्लोमा ले लो। अब उसका कितना उसका वैल्यू है वो अलग बात है, बट सच्चाई ये है कि चलो एटलीस्ट एक और तबका, जिस तबके का सबसे ज्यादा असर होता है हम समाज पे, वो इसको जगह दे रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। एनीवेज, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसा मैंने बोला कि मिलियंस है, मतलब लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो ये एक डेटा है। ये डेटा, इसमें वैल्यू दिख रही होगी आपको, 10.7 करोड़ डायरेक्ट सेलर पूरी दुनिया में। और 2016 का ये डेटा 2016 में लिया गया था, फिकी की जो रिपोर्ट है उसी से मैंने ये उठाया है। और कई सारे देश इसमें, यूएस, चाइना, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, हर बड़े देश की अगर आप बात करें तो मतलब वो है। और कमाल का है, ये डेटा से आपको अंदाजा आ सकता है कि क्या लेवल है, कितने सारे लोग कर रहे हैं, कितना सारा बिजनेस किस लेवल पे जा चुका है। और इस बात से ये मत डर जाइए कि ये तो बहुत हो गया है, अभी भी बहुत होना बाकी है। हमारे देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको अंदाजा देता हूँ कि होने वाला क्या है। फिकी और केपीएमजी की ही रिपोर्टें कहती हैं कि 2025 तक तकरीबन 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी, जो अभी कुछ 15-20 हजार करोड़ के बीच में है। ये लगभग इस लेवल पे जाएगी। अब इसका मतलब पता है क्या है? मैं अक्सर, जब मैंने इससे पहले भी बातें करी हैं, कोई भी इंडस्ट्री बड़ी कब होगी, कोई भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी आज जो है उससे 5 गुना होने का मतलब, इंडस्ट्री बड़ी या कंपनी बड़ी कब होती है? जब सब लोग उतने ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, लोग बढ़ जाते हैं, सेल बढ़ जाती है, टर्नओवर बढ़ जाता है। और सीधा मैं बात करूं तो नेटवर्क जब उतना बड़ा होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो पूरा सेल्स आता है, जो टर्नओवर आता है, वो नेटवर्क से आता है, वो टीम से आता है, लोगों से आता है। तो जब ये 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी 2025 तक, तो आप क्या समझते हैं? आप जिधर ऐसा नजर घुमाओगे उधर कोई ना कोई उसमें शामिल होगा और कोई ना कोई एग्जांपल होगा आपके सामने। इसके कई मतलब हैं, इसके से कई अंदाजे आप लगा सकते हो कि आपके जो दोस्त हैं, नोन है, जानकार हैं, जिनको आपने ऐसे छोड़ रखा है कि मैं इनको बताऊंगा कभी मेरे पास पैसे आएंगे, मेरा कुछ हो जाएगा, अभी तो मैं और चेक कर लेता हूँ, नहीं, अभी तो कुछ और प्रोडक्ट आ जाए फिर बताऊंगा। आप एक्चुअली आप अपने पैरों पे एक अलग तरह की कुल्हाड़ी चला रहे हो। आप थोड़ा सा ढीला ढाला बर्ताव कर रहे हो, आप इतने बड़े अवसर को हल्के में ले रहे हो, तो ये मत करो प्लीज। पूरी ताकत से ये बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि आप हल्के में लोगे हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, सब लोग रोटियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, सबको आगे जाना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक रेस है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम थोड़ा तो अंदाजा लगाएं इस बात का। तो थोड़ा तो बहानेबाजी एक तरफ रखें और थोड़ा तो सीरियस हो, फालतू के बहानेबाजियों को एक तरफ रखें, थोड़ा सीरियस होकर बिजनेस को करें। और आपके हाथ में इतना अनमोल चीज है, उसकी आप वैल्यू ना पहचानो तो ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगली चीज, ये अब तक जो मैंने 2 बातें बोली, इसी का ग्राफिकल मतलब पिक्चर के फॉर्म में इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, केपीएमजी है, उनकी रिपोर्टों से ये लिया गया डेटा है, जिसमें अगेन 64,500 करोड़ 2025 तक होगा, जो 2013 में जो लगभग 7,200 करोड़ के आसपास जो बिजनेस था। तो साइज किस तरह से बढ़ रहा है, जो एक आंकलन है वो, और 2025 तक कितने लोग और होंगे जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे।
तो भाई साहब तकरीबन 2 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा होंगे। तो ये सब चीजें करके 18 मिलियन के आसपास। अच्छा चलो, सरकारें हो गई, सरकारों का डेटा तो मैं दिखाऊंगा आपको। इवन भारत सरकार ने जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज किया है, जिस तरह से गाइडलाइन या कानून बनाए, उसकी कॉपियां दिखाऊंगा। और सरकार की एक एजेंसी की कॉपी है। पहले मैं आपको सरकार का दिखाता हूँ। आपको पता होगा 2016 में गाइडलाइन आई और उसकी एक कॉपी, जो फ्रंट कॉपी है, वो मैंने ये आपके साथ शेयर की है। भारत सरकार का राजपत्र है, जो उपभोक्ता मामले जो विभाग है, मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसकी तरफ से ये जारी किया गया है। और किस बारे में है ये? प्रत्यक्ष बिक्री के बारे में। ये शब्द थोड़े छोटे हो गए, पर ये पूरा मैं यहाँ नहीं दिखा सकता था आपको। आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन लिखेंगे तो ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे। आपको गूगल पे लिखना है और ये हिंदी में है, तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। चलो, ये 2016 में हुआ था, पर 2019 के अंदर है ना, ये बातें हैं पिछले साल की। और अब इस साल तो इसमें और सुधार करने के बाद और वो सब चीजें चल रही हैं। मे भी बहुत सी चीजें हो गई होंगी। मैं बहुत ज्यादा करंट अपडेट नहीं हूँ उसको लेके, बट ये वो डेटा जो मैं आपको दिखा सकता था। ये भारत सरकार का एक और राजपत्र है, और बेसिकली ये कानून का हिस्सा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसका ये पार्ट है। और उस एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन है जो आपको नीचे दिख रही होगी। 13 नंबर पॉइंट है, जहां पे इस एक्ट में शामिल किया गया है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मींस, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देता हूं और फिर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड sale of goods or provision of services through a network of sellers other than through a permanent retail location। ये एक डेफिनेशन है। 2019 में जो ये एक्ट आया था, इसमें ज्यादा चीजें शामिल नहीं थी। अभी 2020 में और 21 में, अभी हाल ही में, इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े और बहुत सारे क्लोज इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग को, दोनों को ही इक्वली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो एक तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 3 बड़े हिस्से हो गए। एक जो एक्ट ऑलरेडी था, जो पहले से था वो। एक जो ई कॉमर्स हो रहा है, ई कॉमर्स का मतलब जो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या दूसरी बड़ी ऑनलाइन जो साइट से आप खरीदते हो, तो उनके लिए पूरे नियम, कायदे, कानून। और तीसरा डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रहा है, लोगों के साथ काम हो रहा है, उससे जुड़े नियम, कायदे, कानून। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्सा होंगे, मतलब ये कानून होंगे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो इसका मतलब क्या है। आज से पहले तो लोग, आज से पहले क्या, अभी भी कुछ लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानते नहीं है कि ये कोई इंडस्ट्री है, हल्के में लेते हैं। पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या देख लिया। मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा, उनको ठीक है, उनके अनुभव होंगे। अच्छा, कुछ लोग तो उसको बहाना बनाते हैं, उनको जरा भी अंदाजा नहीं है, जैसे आपको टालना होता है। ये कईयों को गलत अंदाजे हैं, है ना, हो जाते हैं। हम अक्सर दूर अंधेरे में दूर पड़ी जो रस्सी है, वो भी सांप दिखाई देती है, जबकि नजदीक जाते हैं तब पता लगता है कि वो तो है तो रस्सी। तो वो सब चीजें चलती रही हैं। तो सालों तक लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। मुझे ध्यान है, मैं जब आया था 2009-10 में, भाई साहब कितने तरह के सवाल होते थे, और कई बार मन में भी आ जाते थे, कई बार शंकाएं भी होती थी, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं ये सब चीजें आपको पता क्यों दिखा रहा हूं, कि आप एक सवाल दिमाग से निकाल दो, ये इंडस्ट्री चलेगी, ये इस पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगी। ये सवाल आप दिमाग से निकाल दो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलेगा, एमएलएम चलेगा, दौड़ेगा और दौड़ेगा और दौड़ेगा। आपको बस ये देखना है कि आप इसमें क्या और कितना कर सकते हो, कैसे करोगे, आप इसको किस तरह से ले रहे हो, बस ये। तो गाइडलाइंस की कॉपी, ये एक झलक थी। इसमें पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या फॉलो करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर को क्या फॉलो करना चाहिए, वो सब करके। और एमएलएम शब्द को भी जगह दी गई है। और जो अभी कानून आ रहा है, ये 2019 की कॉपी है, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की एक डेफिनेशन है, 1-2 क्लोज और है जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में है। और अभी जो 2021 के अंदर, अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हो रहे हैं इस लॉ के अंदर, जिसमें 2 बड़ी चीजें शामिल कर रही हैं, जिसको लेके सरकार ने अपनी वेबसाइट पे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे सुझाव भी मांगे थे कि ये हम करने वाले हैं, इसमें किसी का कोई सुझाव है तो दे दो। तो वो सब चल रहा है, वो हो चुका है फाइनल। तो वो चीजें भी हैं। जैसे वो कॉपी होगी किसी और सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप वक्त के साथ गूगलाते रहें, पता लग जाएगा। अच्छा, अब इतना नहीं है साहब कि सरकार ने कर दिया। अब देखो जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं। ये फूड सेफ्टी, ये लोगो देखा होगा ना आपने, हर एक फूड आइटम के ऊपर कोई सामान खाया पिया होगा तो पीछे देखा होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई का। ये आप देखोगे तो ये एक लेटर है, और ये किस बारे में है, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में है।
और ये पूरे लेटर की बस ऊपर की कॉपी है, जो हेडिंग्स हैं, तो क्योंकि पूरा यहाँ दिखाता तो आप ना दिख पाते पढ़ पाते, इससे थोड़ा पढ़ पाओगे। वो क्या है कि साफ साफ ये लिख रहे हैं इसके अंदर कि डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 16(5) है ना, ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिगार्डिंग, किस बारे में है ये दिशा निर्देश हैं इस सेक्शन के तहत, इस एक्ट के तहत किस बारे में, रिगार्डिंग नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ FSSAI रजिस्ट्रेशन ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी पर्सन, डायरेक्ट सेलर एजेंट, इंडिविजुअल फूड यूनिट, एंटिटी ओन बाय सिंगल और मेनी एंटिटी। शब्द मेंशन किया है इन्होंने, और इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट नहीं है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेने की एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले पर्सन को। जो लाइसेंस लेना होगा, इसको जब आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो वो कंपनी लेके रखेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। मतलब डिपार्टमेंट, ये जैसे आप कई बार आपके ये कई मायनों में आपके काम की चीज है। कई बार आपसे लोग सवाल पूछेंगे कि क्या आपको ये बेचने का लाइसेंस है, तो जो लाइसेंस आपको ना जो आईडी नंबर मिल जाता है ना ज्ञानकुल की तरफ से, जो आपको वो आईडी नंबर एक तरह का लाइसेंस होता है दोस्त, उसकी ताकत आप छोटी मत आंको। आप ज्ञानकुल का हर एक प्रोडक्ट उसको आप ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में आप बात कर सकते हो, उसका बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, और वो लीगली अलाउड है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है कई सारे डायमेंशंस में। आपको वैसे फूड बिजनेस करना हो ना, फूड प्रोडक्ट का, तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। बट ये चीज से आपको समझ में आता है, और हम अक्सर जब प्लान दिखाते हैं तो बताते हैं ना कि आपको कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका फालतू का कोई रिस्क नहीं है। तो वो सब चीजें इससे प्रूव होती हैं, और ये भी प्रूव होता है कि जो इंडस्ट्री है हमारे देश में किस किस लेवल पे जगह और अपने पैर जमा चुकी है। अब बताओ आप कहां से इसे निकालोगे, कितना आप शक करोगे कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, होगा कि नहीं होगा, मैं करूं कि नहीं करूं, समय दूं कि नहीं दूं, टाइम तो नहीं है, पहले ये करता हूं बाद में ये करूंगा। आप सचमुच आप महसूस करके देखो, हमारे हाथ में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्यों हल्के में लेना। फ्री में शुरू हो रही है, पैसे नहीं लग रहे इसलिए, या बार बार अपलाइन है वो झक मार के फोन कर लेता है कि कर लो मीटिंग में आ जाओ, कुछ प्लान दिखाओ, मीटिंग करो, मीटिंग करवाओ, और आप उससे इरिटेट हो गए हो तो आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब बजाय फैक्ट फिगर को समझने के, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के, बस आप उसे टाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लगातार आप या इसे जो भी देख रहा है आने वाले वक्त में, तो जो भी ऐसे टालता जाएगा तो बस वो एक कहानी सुनाएगा आने वाले वक्त में लोगों को कि मेरे को भी कभी आया था, प्लान आया था, देखा था मैंने भी, किया था मैंने भी, है ना। और जो थोड़े चालाक लोग होंगे वो तो बहाना मारेंगे, मेरा तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सामान महंगा था, मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे अपलाइन ने ऐसा कर दिया था, मेरा इसलिए नहीं हो पाया कि मैंने तो बताया तो था पर मैं क्या करता, कोई जुड़ा ही नहीं मेरे साथ। तो वो बहाने मारेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अफसोस करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये तो नहीं स्वीकार करेंगे कि यार मैं ही चूक गया, उल्टा वो बहाना बनाएंगे, वो दोस्त किसी और पर मर देंगे। तो भाई साहब अंधेरे से बाहर निकल जाओ, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री में हो, कमाल की इंडस्ट्री का हिस्सा हो और प्राउड करो इस बात पे। जब अच्छा मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूँ, आज भी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र करते हैं, कोई पूछते हैं भाई क्या करते हो, तो सर मैं आयुर्वेदिक चीजों का काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र नहीं आता। डायरेक्ट सेलिंग का शब्द उसका बात करते वक्त आज भी लोग ना घबराते हैं, जैसे पता नहीं मैं बोल दूंगा वो क्या सोचेगा। अच्छा थोड़ा तो ठीक है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट हो जाता है। एमएलएम के बारे में आम जो धारणा है वो थोड़ी सी अजीब सी है, यार ये चेन सिस्टम है, मनी सर्कुलेशन है, फलाना ढंका, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल एमएलएम आइडिया वो नहीं है। पर आपने ये देखा होगा और आने वाला वक्त आप देखेंगे जब लोग प्राउड के साथ ये शब्द इस्तेमाल करेंगे कि मैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, मैं नेटवर्कर हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। तो ये होगा, और ये अब प्राउड के साथ ये होना चाहिए और इसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। खैर, तो हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री कितने पैर जमा चुकी है, और इसमें जैसे मैंने बताया था कि सरकारें है ना, लाखों लोग, हजारों कंपनियां, सैकड़ों देश की सरकारें, सिर्फ अपने देश की नहीं। मैं अभी फिकी की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने कानून जो बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, कब बने, किस वक्त में बने, क्या कानून बने हैं, वो आप कॉपी जरूर पढ़िएगा, आपको अंदाजा आएगा कि कितना ज्यादा गहरी इंडस्ट्री है, कितना कुछ हो चुका है ऑलरेडी। खैर, कुछ स्वतंत्र एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी बात करनी जरूरी है। जैसे फिकी है, फिकी काफी पुरानी है, शायद 100 साल से भी ज्यादा हो गया फिकी को। फिकी कभी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं है। देश में जितनी भी तरह की इंडस्ट्री है, मान लो कपड़ा एक उद्योग है, मान लो
लोहे की एक इंडस्ट्री है, स्टील की एक इंडस्ट्री है, या लकड़ी की एक इंडस्ट्री है, या फिर कंप्यूटर्स की एक इंडस्ट्री है ना। हर तरह की इंडस्ट्रियों के लिए फिकी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह की इंडस्ट्री और उनसे जुड़ी कंपनियां इकट्ठी होती हैं, और जब उनको समस्याएं आती हैं तो वो एक मंच से सरकार से भी बात करके और सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेट करके उनको बेहतर बनाने में मदद करती है। फिकी पुरानी संस्था है, सरकारी नहीं है, बट ये कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ कंपनियों ने मिलकर शुरू करी थी बहुत साल पहले, 100 साल पहले। आप इसको गूगल करना, नाम सुना होगा आप में से कईयों ने, नहीं सुना हो तो। अब फिकी ने बहुत सारी रिपोर्ट है, पिछले 5-6 साल से मैं फिकी जब भी कोई रिपोर्ट कोई पब्लिश कर रही है तो मैं उसे अक्सर देख लेता हूँ, आप भी देख सकते हैं। छोटी बात नहीं है यार। मतलब ये कि इंडस्ट्री अपनी जगह बना चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है दुनिया भर में, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इंडिया में भी है कई, दो तीन तरह की एसोसिएशन है, तो वो काम कर रही हैं। उसमें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, वो आपस में इकट्ठा होकर रखी हैं और वो अपने तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके रखती हैं। एसोसिएशन मदद करती है उनको कि इस तरह से करिए और इस तरह से मत करिए, ताकि इंडस्ट्री का भला हो, पूरे एक तरह से जमात का भला हो। तो ये एक चीज है, एक लेवल है। डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, ये वर्ल्ड वाइड एक तरह की मैगजीन है जो कंपनियों की लिस्ट जारी करती रहती है अलग अलग डेटा के बेसिस पे, और कई तरह की जो खबरें हैं कंपनियों से जुड़ी हुई, खासतौर पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से जुड़ी हुई, वो ये पब्लिश करती हैं। तो ये आपको देखना चाहिए। ये सब क्यों? देखो, अगर आप समझ गए हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो मे बी आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। कई लोगों को आज भी इन सब के बारे में नहीं पता और वो बहुत सक्सेसफुल है, बट कई लोग जो ना बीच में है, या जिनको पता नहीं है, या जो लोग सिर्फ इन फैक्ट से ही प्रभावित होते हैं, जो वास्तविक वैल्यू से उनको कोई समझ में नहीं आता, पर उनको ये चीजें बड़ा असर करती हैं। कितने करोड़ लोग, कितना करोड़ का टर्नओवर, क्या हो गया, सरकार ने क्या कर दिया, कानून है कि नहीं है, फलाना दिन का, ठीक है। जिनको ये चीजें प्रभावित करती हैं, उनको, उनके लिए ये है। पर जिसको असली विचार समझ में आ गया है, उसको इन सब की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जब ये सब किसी के सामने इस तरह की प्रेजेंटेशन ऐसे कितने लोग कभी आई नहीं होगी, जब वो जुड़े होंगे, भरोसा करके लगे होंगे। पर उन्होंने ना एक तरह से जो हमारी कोर, जो मुख्य हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उस पे उस काम को पहचान लिया कि सही है यार, मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करूंगा, जिससे मैं सेटिस्फाई होऊंगा, उस प्रोडक्ट के बारे में औरों से बात करूंगा। और जब मैं ये कर सकता हूं तो और भी ऐसा कर सकते हैं, तो मैं औरों को सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस के बारे में बताऊंगा। अनुपात का नियम काम करेगा, क्योंकि काम अच्छा है। अब बुरे के साथ भी तो लोग जुड़ जाते हैं, तो अच्छे के साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे? आना ही नहीं चाहिए, अनुपात कैसा भी हो सकता है। और कुछ लोग अगर ना भी जुड़े तो हमारा विश्वास क्यों डगमगाने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। पर फिर भी जब लोग, एक बहुत भयंकर बीमारी है, ज्यादातर जो ह्यूमन साइकोलॉजी भी है और एक बड़ी बीमारी भी है हम सबके साथ, हमें लोगों से ना एक तरह से उनसे ना एक्सेप्टेबिलिटी हम सीख करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। लोग अप्रूव कर दें, लोग कह दें मैं अच्छा हूं, लोग कह दें मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लोग कह दें मैं सही हूं, तो हम अपने आप को सही मानते हैं। अदरवाइज अंदर ही अंदर तो हमारे अंदर पता नहीं, ये यकीन ही नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। हम डाउट करते रहते हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया, वो आपने कहानी सुनी होगी ना, एक आदमी अपने उसके साथ जा रहा था गधे के साथ, तो या पता नहीं, हाँ, बकरी को लिए जा रहा था, तो किसी ने, मुझे वो एग्जैक्ट कहानी याद नहीं आ रही, मैं इसमें बड़ा कच्चा हूँ। तो किसी ने, 4 चोरों ने योजना बनाई, तो उसको बोले कि ये तुम जो ले जा रहे हो तो कुत्ता है, तो कुत्ते को ऐसे क्यों लेके जा रहे हो सर पे ढोके। तो पहला चोर था, योजनाबद्ध तरीके से 4 चोरों ने ऐसा किया। तो पहला जो चोर आया उसने बोला कि कुत्ता है तो कुत्ते को क्यों ढो रहे हो बेवकूफ आदमी। फिर थोड़ी देर और चले, उसको लगा अजीब बात नहीं है, पहले तो उसने सीरियस नहीं लिया, ठीक है इसको नहीं आया होगा समझ में। फिर थोड़ा और आगे चला तो उसने देखा एक और आदमी उसे टकराता है, कहता है भाई, वो फिर दोहराता है कि तुम कुत्ते को लिए कहाँ घूम रहे हो, ऐसा कौन करता है कुत्ते को लेके। अब वो थोड़ा सा घबरा गया कि थोड़ी देर पहले आदमी, उसने, वो बकरी लेके जा रहा है कंधे पे ढोके, है ना, बकरी पकड़ के जा रहा है, मे भी मार्केट में बेचने जा रहा होगा। एक आदमी ने बोला, फिर उसको दूसरे आदमी ने भी बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि चोर थे, चोरों ने योजना बना रखी थी, उनको, अच्छा, बुरे जो लोग होते हैं उनको और कोई काम होता नहीं है, उनको खुद की ग्रोथ से, और उनके पास ग्रोथ के प्लान भी नहीं होते। मैं खासतौर पे इशारा कर रहा हूँ उन लोगों को भी जो खुद लाइफ में कुछ ज्यादा ना कर पाए हैं, ना करना चाहते हैं, और जब भी उनको अच्छे करने की बात करो तब
क्या आप में से बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? इंफॉर्मेशन का जमाना है, नॉलेज का जमाना है, उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही हो तो मुझे सर आपकी पिक्चर अटक रही है, आवाज भी नहीं आ रही, आवाज भी कट कट के आ रही है सर। आवाज कट के आ रही है। इनका ब्रेक लूंगा। ओके, तो मुझे लगता है एक बार कोई कनेक्शन इशू है, बस आप लाइन पर रहिएगा और मैं इसे रिकनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हमारे सेशन का जो अंतिम हिस्सा है वो हम डिस्कस करेंगे। मुझे एक बार कंफर्म करिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से सबको? हाँ जी आ रही है सर थोड़ा अभी। नेटवर्क प्रॉब्लम आया और मुझे लगता है अब ठीक से आ रही होगी आप लोगों को। शुक्रिया बताने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, तो मैंने आपको कुछ जो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, जो सरकार से अलग हैं, जो कंपनियों से अलग हैं, इनका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है, और उनका मैंने जिक्र किया। आप इनको देखिएगा, अपने लेवल पर स्टडी करिएगा, पर मोटा मोटा देखो, बिना इन सब की जानकारियों के भी आप ओरिजिनल आइडिया को देख के, अपनी आत्मा से बात करके, अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भी पहचान सकते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है। और जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो वो वास्तविक एक तरह से एम्पावरमेंट होगी। और मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एजुकेशन सिस्टम का भी हिस्सा हो गया है। तो ये +2 का, +1 2 का ना, जो कॉमर्स का सिलेबस है, चाहे वो बीकॉम पढ़ रहे हो उनके सिलेबस में आप देखेंगे, चाहे आप दूसरे जो मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, उन सबको अब नेटवर्क मार्केटिंग को बाकायदा एक सेक्शन के तौर पे, और कहीं कहीं तो पूरा चैप्टर नेटवर्क मार्केटिंग का है जो शामिल किया जा चुका है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये उसके प्रूफ है, सबूत है। ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट यूनि के नाम से और डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं ये लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अब ये हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, जिक्र तो करते थे पर अब देख के भी अजीब लगता है। और ये नहीं, सुलूनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल से, वो भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोर्स लेके आ रहे हैं। अक्सर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सेशन करते हैं अलग अलग एसोसिएशन के साथ में मिलके, तो वो सब चीजें भी काफी हो रही हैं। आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता लगेगा। ग्लोबल लीडर्स की मैं बात कर रहा था। फोटो दिख रही है, एक फोटो तो जानी पहचानी होगी, आप में से ज्यादातर लोग पहचानते होंगे, है ना? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रम्प। हाँ जी। तो किताब लिखते हैं हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, और किसके साथ लिख रहे हैं? जो दूसरी फोटो आपको दिख रही है ये है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये भी बड़े अच्छे राइटर हैं, कई सारी किताबें लिखते हैं, और वैसे एक व्यापारी रहे हैं, अमेरिका के एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, यूएस से ही हैं। और ये कई किताबें इन्होंने लिखी, जैसे रॉबर्ट ने नेटवर्क मार्केटिंग पे लिखा, बिजनेस स्कूल या 21वीं सदी का व्यवसाय। लेकिन ट्रम्प के साथ मिलकर इन्होंने किताब लिखी, इसका जिक्र इसलिए ट्रम्प को ज्यादा लोग जानते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी को कम लोग जानते हैं। बट डोनाल्ड जी ट्रम्प की मैं बात करूं तो, या इन्होंने जो किताब लिखी है, तो इसमें इन्होंने ना एक चैप्टर शामिल किया है, सबसे लास्ट का चैप्टर है। जब ये अपने सारा मैसेज दे देते हैं तो लास्ट में एक चैप्टर है जिसका टाइटल है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह क्यों देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र क्यों करते हैं, उसको लोगों के लिए अच्छा क्यों बताते हैं। और दोनों उसमें अपनी राय देते हैं कि रॉबर्ट बताता है कि मेरी राय में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छा है, और ट्रम्प भी अपनी बात करते हैं। अब और क्या वैलिडेशन चाहिए, और किससे चाहिए? आपका बिल्कुल पड़ोसी आपको बोलेगा कि ये अच्छा काम है, तब आप मानोगे कि अच्छा काम है। या जिसने आपको मना कर दिया वो आपको हाँ करता, तब आपको यकीन होता अच्छा काम है। आप किसे देख रहे हो? फोन आपके, आप किनको थोड़ा बहुत अगर फॉलो करते भी हो तो किनको देख रहे हो? जिस इंडस्ट्री में आपको आगे जाना है, जिस इंडस्ट्री में आपको बहुत कुछ करना है, उस इंडस्ट्री में जो दिग्गज हैं, आपको उनका सुनना, समझना, देखना चाहिए। तो आपको एक अच्छी, एक साफ सुथरी एक तरह से दिशा मिलती है। अदरवाइज तो भैया हम भटकते रहेंगे, अच्छे अच्छे मौके हमारे साथ हाथ से जाते रहेंगे, और पता नहीं फिर होगा क्या। खैर, रॉबर्ट ने फिर 2 किताबें लिखी, बिजनेस स्कूल और 21वीं सदी का व्यवसाय। आप में से ज्यादातर लोग परिचित है, और ये आज से नहीं है, अभी ये 5-10 साल से नहीं है, इनमें से कई किताबें तो ज्यादा पुरानी होंगी। मैं एलन पीज की बात करूंगा, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनकी बात करनी इसलिए जरूरी है कि ये काफी पॉपुलर है एक अलग तरह की सोसाइटी में, जो थोड़ा सा अवेयर है, किताबें पढ़ते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसकी वजह से काफी फेमस हुए, ये नंबर 1 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर क्लेम करते हैं इस किताब को। और ये किताब है जी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब देह भाषा। कई बार हम बिना मुंह से बोले भी जो हमारे हाव भाव है उनको कैसे पढ़ा जाए,
तो इस पे उन्होंने जबरदस्त किताब लिखी, इनकी किताब पूरी दुनिया में बहुत बिकी, और बाद में इन्होंने पता है किताब लिखी सवाल ही जवाब है। और किसके बारे में पता है किताब? इसका शीर्षक अगर आप पढ़ पा रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब इतने सारे लोग, सरकारें कह रही है इंडस्ट्री है, ऐसे काम हो सकता है, अच्छी है, संभावना है, ग्रोथ है, हो सकती है, यूनिवर्सिटियां पढ़ाने लग गई हैं, दुनिया भर में इतने सारे लोग कर रहे हैं, आपके आसपास भी कोई ना कोई कर रहा होगा, कोई गलत कंपनी में गलत तरीके से कर रहा है, बात अलग है, वो हर जगह संभव है, हर प्रोफेशन में गलत लोग पॉसिबल हैं, हर प्रोफेशन में गलत प्रैक्टिस की जा सकती है, दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, होता अच्छे के लिए, बट लोग, क्योंकि लोग तो लोग हैं ना, तो करते लोग बुरा भी हैं। उस सबको एक तरफ रख के आपको देखना चाहिए जिन लोग, जहां आपको जाना है, जो आपको बनना है, उसमें जो दिग्गज है उन लोगों की बातें आपको सुननी चाहिए। और ये एक तरह का प्रूफ है, जो लोग सबूत मांगते रहते हैं, ये उनके लिए इन दिनों हाल ही में यूट्यूब पे जा सकते हो, विवेक बिंद्रा जी को बहुत सारे लोग सुनते हैं, मैं भी इनको काफी एडमायर करता हूँ, कई तरह की केस स्टडी इन्होंने जारी करी है, और इसमें से एक केस स्टडी इनकी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, आपको देखनी चाहिए, थोड़ा न्यूट्रल निष्पक्ष होकर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, आपको जरूर देख लेनी चाहिए, आसान है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक और शख्स हैं जो हमारे देश से ही हैं, उज्जवल पाटनी जी, कई तरह के रिकॉर्ड बनाए, जो इन्होंने अपनी बुक में भी इनके दर्ज हुए हैं कुछ रिकॉर्ड इनके, और कई बढ़िया किताबें लिखी हैं, डॉक्टर रहे हैं पेशे से, और इन दिनों लोगों को बहुत तरह से एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग पे इनका भी एक यूट्यूब पे वीडियो जो आपको देखना चाहिए। और कौन, मतलब और कौन कहेगा कि अच्छा है, तब आप मानोगे अच्छा है, और तब आप पूरे जी जान से काम करोगे। आप या तो हमें लोग नहीं मानते, इंसान नहीं मानते, या मानते कि ये बहुत दूर की चीज है, कोई दूसरे ग्रह से आए लोग तो है नहीं है ना, ठीक है, यूट्यूब पे है, कुछ अच्छे कपड़े पहन के दिखते होंगे, कुछ बहुत अमीर होंगे, वो सब बातें अगले है, तो इसी ग्रह के लोग यहीं से चीजें सीख के, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और जो अपनी बेस्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और हम इन बातों को सीरियस नहीं लेते, या फिर हम फिर भी हल्के में लिए जाते हैं, तो फिर तो भैया हम काफी ज्यादा ढीठ हैं फिर तो, माफ करिएगा मैंने इस शब्द इस्तेमाल किया, पर जो भी है, खैर एनीवेज। इसके बाद एक और रेफरेंस है जो इनका मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एमडी जाकिर हुसैन है, और जाकिर हुसैन जी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत सरकार के फिलहाल किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में एक बड़े पद पे हैं, और जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बन रही थी तो इन्होंने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये इनका एक वीडियो है 40 मिनट का, और ये जो वीडियो है ये आपको देखना चाहिए। इसमें ये बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की हालत फिलहाल क्या रही थी, पहले क्या थी, हम जब नियम बना रहे थे तो किस तरह की चीजें हो रही थी, और हमने क्या चीजों को ध्यान में रख के कानून और नियम बनाए, और भविष्य कैसा होगा। अब आप इनको सुन लो, ये सरकारी अधिकारी को तो लोग काफी वैलिडेशन देते हैं, उसको, उसकी बात तो काफी सही मानते हैं, बाकी सारे लोग तो फायदे की बात कर रहे होंगे, बट इनकी काफी न्यूट्रल होकर देखते हैं। अब आती है जी, हमने बात की थी ना EIC, तो ये C फॉर कंपनी आता है, हमने E फॉर इकोनॉमी वो चर्चा करी, उसकी डिस्कस करा, और I फॉर इंडस्ट्री उसकी डिस्कशन करी, और C फॉर कंपनी। अब कंपनी को देख लें, जिस कंपनी के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सी कंपनी है ना, और जब हम कंपनी का चुनाव करते हैं, हमारे प्लान का अंतिम हिस्सा भी यही आता है कि हम 3 P चेक करते हैं। यहाँ मैंने 2 P एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, हालांकि वो उन 3 में से ही एक का हिस्सा है। पहला, लोग, ज्ञानकुंज को जिन्होंने शुरू किया, महिपाल जी, मैंने, पीछे से जो सर्विस दे रहे हैं, सारे के सारे, चाहे वो हमारा अकाउंट्स देख रहे हो, चाहे हमारे IT देख रहे हो, या बाकी चीजें देख रहे हो, सब के सब लोग अपने अपने फील्ड में वो मास्टर हैं, वो दिग्गज हैं, वो कई सालों से उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इससे भी बड़ी बात पता है क्या है, मैं अगर महिपाल जी की बात करूं तो महिपाल जी की कहानी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि उनकी जो शुरुआत है वो इसी इंडस्ट्री से हुई है, मतलब कैरियर के तौर पे उन्होंने इस इंडस्ट्री को चुना, और इस इंडस्ट्री में जम के काम किया, और तकरीबन 20 साल के आसपास का वक्त हो गया, और शुरुआती वक्त में ही जो इस इंडस्ट्री के बारे में जो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो इसका एक्सपोजर हो सकता था, जो इसकी समझ हो सकती थी, जो इस आइडिया की जो समझ हो सकती थी, दुनिया भर में इस आइडिया पे कितना काम हो रहा है और फ्यूचर क्या है। मेरे को याद आता है जब गाइडलाइन नहीं बनी थी, उसके बनने से पहले जब हम ज्ञानकुल शुरू कर चुके थे, वो थोड़ा सा जो वक्त गया था, तो कई लोग हमें बैठ के हमें कहा करते कि गाइडलाइन बनने वाली है, कानून आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप तो कर ही नहीं पाओगे, आपका तो कंपनी को अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, और कितने तरह की उनकी बातें होती थी। और क्योंकि सर का एक्सपोजर इतना अच्छा था, उनकी समझ इतनी गहरी थी,
तो वो उस वक्त भी हम लॉजिकल उनके साथ सवाल जवाब करते थे कि ये कैसे पॉसिबल होगा, और बाद में जब गाइडलाइंस आई तो हम वक्त रहते उनको पूरा भी कर पाए। तो विजन, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो कर रहे हैं उनका भैया विजन है। वो कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कि जस्ट अच्छा चल गया तो कर लिया जाएगा, नहीं चला तो छोड़ देंगे, है ना, प्रॉफिट आया तो ठीक है, नहीं आया तो जयराम जी की, ये वाला चक्कर नहीं है भैया। ठीक है, आज भी एमएलएम में, अब ये आने वाले टाइम में और एमएलएम में जो और मे भी कुछ और कंपनियां देखने को मिलेंगी, क्यों आएंगी, क्यों देखी जाएंगी, पता है, अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है और दुनिया भर के फायदे हैं, आएंगे लोग। पर जो सिर्फ फायदे, पैसा, ये सब देख के आता है, और बजाय इसके जो इसे जीता है, जिसका अपना विजन होता है, और जो सिर्फ पैसे के और लाभ, वो जो लाभ लालच वाली बात है ना, उसके बजाय जो उससे आगे की चीजें देख रहा होता है और जिनको देख के वो टिक जाता है, उसकी बात कुछ और होती है। तो और इसके अलावा एक मादा चाहिए, एक दम चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। जब आपके पास आपकी सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हो, चीजें अच्छी ना हो रही हो, ऑलरेडी आप एक बड़े नुकसान में हो, और फिर भी आप जमे रहते हो, टिके रहते हो, या जो आप लोग भी, आप में से कई लोग दिखाते हैं, आपके अपलाइन कई बार दिखाते हैं कि जब रिजल्ट नहीं आ रहे होते, लोग हाँ नहीं कर रहे होते, वो तब भी टिके रहते हैं। तो एक विजन होना, ज्ञानकुल में जो लोग हैं, जो चीजें संभाल रहे हैं, जो हमारे लोग हैं सारे के सारे, जो चीजें देख रहे हैं, विजनरी हैं, उनकी दूर की सोच रही है, और इसकी वजह से हम वक्त रहते ज्ञानकुल को शुरू कर पाए, अलग अलग वक्त में हम प्रैक्टिस कर पाए, हम बड़ा बड़ा नेटवर्क बना पाए, और वो सब चीजें हो पाई। इसके अलावा प्रिंसिपल ओरिएंटेड जो हमारा कल्चर है, हम सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस की बजाय सिद्धांतों को सेंटर में रखते हैं। सिद्धांत क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का ओरिजिनल आइडिया, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सीधा आदमी तक जाए, बढ़िया कंपनसेशन प्लान हो, जनरेशन प्लान होना चाहिए, लिमिटलेस होना चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी और बातें, सरलता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जिनको सेंटर में रख के आप काम करते हो। लोग देखते हैं बड़ी कंपनी, बड़ा टर्नओवर, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे लोग ये पैसा कमा रहे हैं। अरे भैया जी, सच्चाई ये है कि जब कंपनियां शुरू होती हैं ना, और जितने भी कंपनियां आज बहुत बड़े स्केल पे हैं, ज्यादातर कंपनियां उनमें से वो बड़े टर्नओवर से शुरू नहीं हुई, वो बड़े पैसे से शुरू नहीं हुई, वो बड़े प्रोडक्टों के साथ शुरू नहीं हुई, एक भी कंपनी शुरू नहीं हुई, है ना। और जो होती हैं, जो वो ना एक तरह से पैराशूट लैंडिंग होती है, जिनकी सीधा आसमान से टकती हैं, वो गायब भी उतना जल्दी हो जाती है। और इसके एक से ज्यादा एग्जांपल है, बहुत, कोई एक्सेप्शन छोड़ दो तो अलग बात है, बाकी सबको आप देखोगे ना तो सब ऐसे ही शुरू होते हैं, जीरो से, बिल्कुल न्यूट्रल, थोड़े से लोग होते हैं, होता है पता है क्या है, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, विजन होता है, सोच होती है, अंदाजा होता है फ्यूचर का कि ये सब कैसे चीजें होने वाली हैं। लोगों की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के साथ साथ लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की सोच होती है, मेंटेलिटी होती है, और बहुत गहरी होती है वो, मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके लिए कई बार इतने पेन भी ले लिए जाते हैं, इतनी तकलीफें भी उठा ली जाती हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत गहरे में ये होता है कि नहीं, खुद के साथ साथ लोगों की लाइफस्टाइल को भी बेटर कैसे बना सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा महत्व का काम है, तो जो गैर जरूरी चीजें, गैर महत्व की चीजें, जिनका कोई जिंदगी में कोई रोल नहीं है, समाज में कोई बड़ा रोल नहीं आएगा, आज या कल खत्म हो जाएंगी, है ना। और पैसा तो अल्टीमेटली एक बाय प्रोडक्ट ही होता है। कुल मिला के मोटा मोटा सिद्धांतों को बीच में रख के काम करने वाली कंपनी, और ये मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये आपको भरोसा आपका बढ़ाना चाहिए। प्रोफाइल में काफी चीजें आती हैं, आप लोग भी आते हैं, प्रिंसिपल भी आते हैं, पीपल भी आते हैं, बट जब गाइडलाइन बनी तो हम ऊपर की शुरुआती कंपनियों में से थे, वक्त से पूरे कर पाए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप ज्ञानकुल का कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने सारे ऐसे फीचर है जो आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है ना। तो लीगल पैरामीटर्स पे आप देखिए, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सिस्टम देखें, जो प्रोफाइल देखें, तो वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स देखें, हिंदुस्तान में जेनेरिक आयुर्वेदिक चीजें, जो शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, जो कंपनियां उनको कई सालों से बना रही थी, जो ट्रेडिशनल कंपनियां थी, वही उसको छोड़ने लग गई थी। अभी वापस पकड़ लेंगी, बात अलग है, क्योंकि अब तो ट्रेंड बन गया ना, तो लोग वापस से एक अलग तरह का। तो बाहर बहुत सी कंपनियां ऐसी दिखेंगी आपको जो ट्रेंड पकड़ती हैं, राइट, कि अब क्या, लोगों को अब क्या चाहिए। और जब ज्ञानकुल शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि क्या सही है, जो मे भी अब लोगों को महसूस नहीं हो रहा, नहीं चाहिए, पर ये यही होना चाहिए। एक होता है चलते ट्रेंड में चलती बहती, एक तो भाव के साथ बहना, और इसके अलावा एक भाव पैदा करना
वो बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो ज्ञानकुल में वो देखने को मिल सकता है। च्यवनप्राश गुड़ शहर में बना गया आज से 4 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले। तब चीनी में बनता। अब कुछ कंपनियां ठीक है उसको हो सकता है उसे अडॉप्ट कर रही हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको छोटी छोटी देखने को मिलेंगी जो शायद कहीं और ना मिले। तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनके प्राइस, वो सब चीजें बहुत परफेक्टली मैच करती हैं। प्लान आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, सब चीजें। खैर प्लान आप रोज देखते होंगे, आप प्लान के लिए पूरा वीडियो अलग से आप देख सकते हैं, ये सब चीजें करके। तो 3 चीजें हमने स्टडी करी। और ये मैं क्यों बता रहा था, आज का सेशन क्यों था, थोड़ा लंबा हो गया है, पर ये क्यों था, ये इसलिए था कि आप ये समझ सके और आप दोबारा आपको ये सब याद आ सके, आपको आपकी ताकत का एहसास हो सके, जो इंडस्ट्री में आप हो आप उस पर और प्राउड कर सको, ज्यादा ताकत के साथ लोगों के बीच जा सको और सबके साथ खुल के काम कर सको। मुझे लास्ट में कुछ बातें कहनी है। पहला, शुरू कर दो। आप में से कुछ लोग अभी भी जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, फॉर्म भरने से शुरुआत नहीं होती है दोस्त। फॉर्म भरने से एक शुरुआत हो जाती है, पर असली शुरुआत पता कब होती है, जब आप डायरी पेन उठा के लोगों को प्लान दिखाते हो, जब आप बैग होता है आपके पास, प्रोडक्ट होते हो उसमें और लोगों के बीच जाते हो, आप 1 to 1 काम करते हो, आप होम मीटिंग काम करते हो, होम मीटिंग दिखाते हो, जब आप रोज वादा कर लेते हो कि मैं आधा घंटा किताब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, वो होती है असली शुरुआत। तो मैं ये सब सपने पूरे कैसे होंगे, आपकी लाइफस्टाइल नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगी, इस इंडस्ट्री में आप ज्यादा पैसा कैसे कमाओगे, चाहे आप आज किसी भी लेवल पे हो, पर ये चीजें अगर शुरू कर चुके हो बहुत बढ़िया है। और मैं जानता हूँ यहाँ इस सेशन में कई सारे लोग हैं, साथी हैं जो कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। आपका स्वागत है, आपको मुबारकबाद है, आप बिल्कुल सही दिशा में हो और लगे रहना है ना। जिन्होंने नहीं किया है भैया जी कर दो शुरुआत। दूसरा, डटे रहो, है ना, छोड़ो मत, हार मत मानो, घबराओ मत। नहीं हो रहा है, लोग मना कर रहे हैं, मत घबराओ। सवाल पूछो, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपके प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपके प्लान में कोई गड़बड़ तो नहीं है। पर बाकी अगर कोई नहीं कर रहा है, कोई आपकी इमेज ऐसी बना के बैठ गया है, कोई खुद के दिमाग में ऐसी सोच बना के बैठ गया है और किसी भी वजह से नहीं कर रहा, तो इससे घबराओ मत। चेक नहीं आ रहा थोड़े दिन, सीरियस बात है, चेक नहीं आ रहा। अगर काम कर रहे हो तब नहीं आ रहा, और भी सीरियस बात है, होगा नहीं ऐसा किसी के साथ भी। लेकिन चेक नहीं आ रहा और काम भी नहीं कर रहे, तो फिर चेक ना आने की शिकायत मत करो। ये खतरनाक शिकायत है, बहुत लोग करते हैं। कई बार हम ही खुद से करते रहते हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत काम कर तो लिया, पैसा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। तो भाई साहब डटे रहो। डटे पता है किस पे रहो, तो डटे रहो का मतलब ये नहीं पड़े रहो डटे रहने का मतलब है पूरी ताकत के साथ ना खुल के खेलो, डटे रहो, जमे रहो और जो करना चाहिए वो करते रहो। वो होता है डटे रहना, और पड़े रहना डटे रहने में फर्क होता है। तो उसका ये मतलब मत निकालना और खुल के खेलो। तीसरी चीज है, अब पड़े भी मत रहो। अब आगे बढ़ना है तो भैया थोड़ा खुल के खेलना पड़ेगा। खुल के खेलने का मतलब प्रायोरिटी पे लेना इस बिजनेस को। खुल के खेलने का मतलब चिल्लर में सामान खरीदने की बजाय 5, 10, 20 हजार, 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट थोड़ा स्टॉक में रखना। बिजनेस चला रहे हो, टीम चला रहे हो, तो थोड़ा रखो अपने पास प्रोडक्ट। इतना तो रखो आपकी टीम मांग ले तो दे दे। महीने में 4 बार खरीदने की कोई समझदारी नहीं है, एक बार खरीदो, अच्छे से खरीदो, खुल के खरीदो, खुल के खेलो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे इन्वेस्ट करो या वो सब चीजें करो, ये बिजनेस इस बारे में तो है ही नहीं, बट इतना तो जितना आप अपना बिजनेस कर सके, वो कोई बहुत बड़े उसमें नहीं आता, तो खुल के खेलो। मीटिंग में आना पड़े तो कोई है नहीं, साथ आएगा कि नहीं आएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, ये तरीका नहीं होता है। आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें कामयाब होने के लिए जो करना पड़ता है वो आप करो। इतना करो कि कामयाबी झक मार के फिर आपके पीछे आ जाए। किसी फिल्म का डायलॉग ये है, लाइन पे बन रहा है तो ले लो आप, ये कि इतना करो कि फिर लेवल को ना आना ही पड़े, आपके पास रुकना ही पड़े, है ना। और क्यों करें हम ये सब, इन दिनों आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। पता है आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, जब आत्मनिर्भर भारतीय होगा। हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे, पूरा देश लोगों का समूह है ना, सारे लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो पूरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये इंडस्ट्री में ताकत है, आपको आत्मनिर्भर बना देगी। आप और बहुत से लोगों को आत्मनिर्भर बना पाएंगे और इस तरह से पूरा देश आत्मनिर्भर बनेगा कई मायनों में। मैं ही नहीं कह रहा सिर्फ यही इंडस्ट्री है, और बहुत सी इंडस्ट्री है, सब अपना अपना काम कर रही है, सब लोग अपना बेटर कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, पर इसमें एक ताकत है। और चूंकि हम इससे जुड़े हैं तो इसके थ्रू हम खुद जितना जल्दी हो सके और औरों को जितना ज्यादा बना सकें वो हमें करना चाहिए। यही हम सबका मिशन है, जो कॉमन गोल है एक देश का नागरिक होने के नाते जो हम सबका है। ये चीज शायद बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है, मुझे भी बहुत ज्यादा करती है। तो आज के सेशन
के बारे में मुझे ये आपसे बातें करनी थी। फिलहाल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को। किसी भी फॉर्म में, किसी भी लेवल पे अगर आप कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं तैयार हूँ। इस विषय पे हम बात करना शुरू कर सकते हैं।